आज पढ़ना है हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। हम 9th क्लास की बात करें तो उसमें देखा था कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल्स, टिश्यूज़, आर्गन सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली तौर पे वर्क नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। तो उस ग्रुप की शक्ल में काम करने के लिए लाजमी चाहिए कि उनके इन बिटवीन किसी किस्म की कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन हो और साथ साथ उस कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल भी हो। They work together in performing their many tasks as they need the whole body. This means that these activities are coordinated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी बॉडी सही से परफॉर्म कर रही है ग्रुप की शक्ल में तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होगी। The coordination also enables the organism to respond टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। यही कोऑर्डिनेशन ही होती है जो किसी जानदार को इस काबिल बनाती है कि जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है उसके मुतालिक वो रिस्पॉन्ड करे। देखें, जैसा यहाँ पे आप देखें, ये बंदा भाग रहा है। जब कोई हार्ड एक्टिविटी करता है या कोई रनिंग का काम करता है, हमारे माइंड में जो फर्स्ट थिंग आती है कि इसके अंदर कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो वो हमारी फर्स्ट थिंग होती है इसके मसल्स। ये यहाँ पे मसल जो हैं रिलैक्स हुए ठहरे हैं और यहाँ पे मसल्स को देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये मसल्स का कंट्रोल होता है सीधा किसके साथ? ब्रेन के साथ। अब जब कोई पर्सन भाग रहा होता है या हार्ड एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसके लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सांस ले रहा होता है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है तेज़, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर है तमाम बॉडी को, तो हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिंगल सिस्टम जो है, सिंगल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि सारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। यहाँ एग्जांपल देखें कि इस एग्जांपल में ये बताता है कि एक बच्चा जो बॉल के पीछे भागता है, जो भाग रहा होता है, सिर्फ उसके मसल्स या उसका नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, बल्कि क्या होता है कि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उसकी ब्रीदिंग तेज़ हो रही होती है। भागता जो है ब्रीदिंग तेज़ होती है, साथ में उसकी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट किया जाता है ताकि एडिकेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट या एनर्जी जो है तमाम बॉडी सेल्स तक सप्लाई हो सके। लेट्स सी, कहता है व्हेन अ बॉय runs to catch the ball, he uses the hundreds of muscles to move his arms, legs and back. सैकड़ों किस्म के मसल्स इस्तेमाल करता है। His nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles. यहाँ पे ये बताता है कि इसका नर्वस सिस्टम एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी वो कोऑर्डिनेशन करता है। किस तरह से करता है? एक्सटर्नली उसकी आइज़ जो हैं, सेंस ऑर्गन, वो एक्सटर्नली बताती हैं कि बॉल कितनी स्पीड से भाग रही है और इसे कितनी स्पीड से भागना चाहिए और बॉल कहाँ रुक गई, इसे रुक जाना चाहिए। और साथ साथ इंटरनली भी वो मसल्स से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है उससे कि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब सांस ज़्यादा लेगा, ज़्यादा सांस लेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो कोऑर्डिनेशन में होता है। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम, बट दैट इज़ नॉट ऑल। Such activities involve many other kinds of the coordination, such as breathing, heartbeat rate,
or increase, blood pressure is adjusted and extra heat is removed from the body. इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में ये होता है कि मसल जो हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी एक प्रॉपर आवर होती है और लेंथ ऑफ टाइम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हो रही होती हैं, जैसा कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं और एक्स्ट्रा हीट को भी रिमूव किया जाता है। When we are hitting something, our hands and fingers work in collaboration with our muscles, eyes, thoughts, etc. And then very intricate movements result. ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ लिखें और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हैंड्स इन्वॉल्व हों, नहीं, हैंड के साथ साथ हमारी फिंगर्स, हमारे मसल्स, आइज़ का भी फोकस होता है और साथ साथ हमारी थिंकिंग भी होती है कि हम कुछ सोच के लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेजरली तौर पे दो किस्म की होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। दूसरी जो है वो होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये ले आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शंस किन कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल क्यू हो सकता है जो कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो स्टार्ट करवाता है। इसके बाद है रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे तमाम सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स में आते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, एयर्स हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर्स। वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करते हैं, देखभाल करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में किस किस्म का रिस्पांस जो है वो दिया जाए। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, और ग्लैंड्स होते हैं केमिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टर्स हैं। इफेक्टर्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, मोस्टली मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, या टिश्यूज़ होते हैं जो कोई रिस्पांस क्रिएट करता है। और रिस्पांस जो है वो आखिरी सेगमेंट है इस कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, और ये वो एक्शन होता है जो कोई इफेक्टर जो है परफॉर्म करता है। नाउ वी आर एट स्टिमुलस। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, which can provoke a response in organism. Examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemical, microbial infection, etc. Any change in environment. Environment के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है, रिस्पॉन्स पैदा करता है, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हीट है। जब हमारा हाथ किसी बहुत ही गर्म चीज़ को छू जाता है तो हम फ़ौरन खींच लेते हैं, ये रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ हीट के नतीजे में। नेक्स्ट कूल्ड है, बहुत कोई ठंडी चीज़ जैसा कि बर्फ़ है, उसको वो भी हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, उसके ख़िलाफ़ भी हम रेस्पॉन्स शो करवाते हैं। प्रेशर, जिस तरह कोई ज़ोर से प्रेशर लगाए, कोई थप्पड़ मार दे, ये भी एक किस्म की स्टिमुलस ही होता है। साउंड वेव्स, आवाज़ दें, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मैं अगर आप में से किसी का नाम बुला लूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, ये भी एक किस्म का स्टिमुलस ही है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, हमें बाज़ औक़ात किसी इन्वायरमेंट में माहौल ख़राब हो, बदबू आती है या खुशबू आती है, ये केमिकल की वजह से होता है। और माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी एक किस्म का रिस्पांस होता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। We might have seen the flowers of sunflower plant moving toward the sun.
हमारी एक ऑब्ज़र्वेशन होगी कि सूरजमुखी के फूल जो हैं वो सूरज की तरफ मूव करते हैं। हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच a snail? When we touch a snail, it moves inside. What could be the reason for all this? पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था कि फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर मूव टूवर्ड्स द सन। यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हमने हाथ लगाया स्नेल को, ये मूव कर जाता है अंदर। इस केस में हमने देखा कि टच का स्टिमुलस जो है वो मूव करवा रहा है स्नेल को इनवर्ट, और लाइट का स्टिमुलस जो है वो मूव करवा रहा है फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर को। एज बोथ ऑफ दीज आर द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड these changes brings the response in the living organisms, hence these are the stimuli. Next is a receptor. Receptor, the organs, tissues or cells which are specified built to detect particular type of stimuli are called receptor. एक ऐसे आर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या सेल हो सकता है जिसको स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज जो होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस चेंज का नाम हमने रखा स्टिमुलस, इसे कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल, जो साउंड वेव्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये कान होते हैं। इसी तरह लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आईज होती हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर केमिकल्स हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए नोज होता है। नेक्स्ट हैं कोऑर्डिनेटर। These are the organs that receive information from receptor and send message to a particular organs for proper action. अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेटर के किसी भी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, इसको लेके इसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, तो उसको प्रोसेस करने के बाद ये भेज देते हैं किसके पास, इफेक्टर्स के पास। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ब्रेन होता है, जबकि नेक्स्ट जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर ये ग्रीन और या ये रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये किसका कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड है। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इस तरह होता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू द न्यूरॉन। ये जो आपको नर्व सेल दिखाया हुआ है इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और सेंड भी करते हैं। In chemical coordination, various endocrine glands play role of coordinators. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। देखें यहाँ ये पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पिंक्रियाज, सारे ग्लैंड्स हैं। अपनी सेक्रीशंस के थ्रू हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और इनकी सेक्रीशंस को हार्मोन्स कहा जाता है। They receive information in the form of various chemicals and send the messages by secreting particular hormones in the blood. ये information various chemicals के through लेते हैं और अपनी secretions blood में हार्मोन की फॉर्म में send कर देते हैं। Now we are at effectors. These are the parts of body which receive message from the coordinators and प्रोड्यूस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। इफेक्टर्स वो वाले बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं।
इनका कोई कंसर्न नहीं है कि रिस्पॉन्स सही है गलत है, इनको ये नहीं देखना, बस जो मैसेज जहाँ से मिला कोऑर्डिनेटर से उन्होंने रिस्पॉन्स शो कर देना है। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पे मैसेज लेके आने वाले पार्टिकल जो होते हैं वो न्यूरॉन्स हैं। वो मैसेज लेके आते हैं कोऑर्डिनेटर से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और पहुंचा देते हैं इफ़ेक्टर्स तक। इस केस के अंदर इफ़ेक्टर्स जो हैं मसल्स और ग्लैंड्स इफ़ेक्टर का काम करते हैं। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके अंदर मैसेज लेके आने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स मैसेज लेके आते हैं कोऑर्डिनेटर से जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये मैसेज पहुंचा देते हैं टिश्यूज़ तक जो कि इफ़ेक्टर का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन्स इफ़ेक्टर्स का काम करते हैं, जैसा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो एक हार्मोन है, उसके लिए नेफ्रॉन इफ़ेक्टर का काम करता है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह बोन्स और लीवर भी कुछ हार्मोन्स के लिए इफ़ेक्टर का काम करते हैं। रेस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, इफ़ेक्टर्स परफॉर्म एक्शन। दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद इफ़ेक्टर जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुलिंग ऑफ आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स द लाइट और रेस्पॉन्सेस। मसलन जब हमारा हाथ किसी बहुत ही हॉट चीज़ को लगता है ना, फ़ौरन वापस खींच आता है। इसी तरह सूरजमुखी के फूल जो हैं वो सूरज की साथ साथ मूवमेंट करते रहते हैं। जिस तरफ सूरज होता है उनकी मूवमेंट भी उसी तरफ होती है। हमारे हाथ का वापस खींचना और सूरजमुखी के फूलों की हरकत, ये क्या है? ये रेस्पॉन्सेज हैं। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रेस्पॉन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है आमतौर पर इसका रेस्पॉन्स जो होता है इमीडिएट होता है, फ़ौरन, यानी हॉट चीज़ से हमारा हाथ लगा फ़ौरन वापस खींचाता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन द केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रेस्पॉन्स। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो रेस्पॉन्स तो प्रोड्यूस करती है लेकिन उसका रेस्पॉन्स लॉन्ग लिविंग होता है। एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स के फेस पर दाढ़ी और मूछें उगाता है। स्लो इफ़ेक्ट है इसका, आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी और मूछें उगती हैं, लेकिन एक दफ़ा इसका इफ़ेक्ट हो जाए तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे अरसे तक फिर ये दाढ़ी और मूछें रह जाती हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है उसकी बात करते हैं, जो स्टिमुलस होता है वो रिसीव करते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स, उसमें सेंस ऑर्गन्स हमने कहा था। ये स्टिमुलस ट्रेवल करता है थ्रू द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की शक्ल में न्यूरॉन लेके आते हैं किसके पास? कोऑर्डिनेटर्स के पास। इस केस में कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को प्रोसेस करने के बाद फिर नर्व इम्पल्स की फॉर्म में न्यूरॉन के थ्रू भेज देते हैं इफ़ेक्टर्स के पास। जो हमने कहा था कि यहाँ पे इफ़ेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं और ये मसल्स और ग्लैंड्स कोई रिस्पॉन्स पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसकी बात करते हैं तो स्टिमुलस बॉडी का कोई पार्ट रिसीव करता है और स्टिमुलस रिसीव करने के बाद भेज दिया जाता है ब्लड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनी केमिकल। खून के पास किसी केमिकल की शक्ल में इसको भेज देते हैं, फिर ये जाता है कोऑर्डिनेटर के पास। और कोऑर्डिनेटर यहाँ पे क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलस जो एक केमिकल फॉर्म में इनके पास आया था उसे प्रोसेस करने के बाद इफ़ेक्टर के लिए एक मैसेज क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स,
जो कि रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड इसको लेके आता है इफ़ेक्टर के पास। पीछे हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर इफ़ेक्टर्स जो हैं बोन्स, लीवर, नेफ्रॉन्स या कोई टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो वो कोई ना कोई रेस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं।